गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस रिकॉर्डिंग में अपन देखेंगे हेलिकल गियर्स के बारे में। ठीक है, अभी तक MD2 सब्जेक्ट में अपन ने स्पर गियर, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो हेलिकल गियर आपका सेकंड यूनिट में है। सेकंड यूनिट में 2 पार्ट्स है, हेलिकल गियर एंड वॉर्म गियर। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है हेलिकल गियर एंड सेकंड पार्ट है वॉर्म गियर। पहले अपन हेलिकल गियर के बारे में पढ़ेंगे, फिर वॉर्म गियर पे मूव करेंगे। ठीक है, तो हेलिकल गियर जो है, आपको जब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स पढ़ते हैं तब आपने पढ़ा होगा कि फॉर पैरेलल एक्सिस there are two types of gear. To connect the parallel axis we have two types of gear, spur gear and then helical gear. ठीक है, स्पर गियर भी आपका पैरेलल एक्सिस पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करता है, हेलिकल गियर भी आपका पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हेलिकल गियर में और स्पर गियर में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको पता है थोड़ा बहुत, और भी अपन देख लेंगे आज। ठीक है, तो अभी अगर पहले स्टार्टिंग में डिफरेंस देखें स्पर गियर और हेलिकल गियर में, क्योंकि एग्जैक्टली हेलिकल गियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सारे की सारी इक्वेशन आप यूज़ करोगे और जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सेम लाइक स्पर गियर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो उनकी टर्मिनोलॉजी में है। ठीक है, वो अपन पहले देखेंगे, फिर जितनी इक्वेशन डिज़ाइन की इक्वेशन अपन ने स्पर गियर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की थी वही इक्वेशन अपन हेलिकल गियर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर थोड़ा बहुत आपको पता है। द टीथ ऑफ स्पर गियर आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, whereas the teeth of the helical gear are cut on in form of helix on the pitch cylinder. ठीक है, जो टीथ स्पर गियर में आप कट करते हैं वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट होता है, जबकि हेलिकल गियर में ये इंक्लाइंड होता है और जो इंक्लिनेशन एंगल है एक्सिस और टीथ के बीच में वो आपका हेलिक्स एंगल, उस एंगल को अपन हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, in spur gear the contact between meshing teeth occurs along the entire face width and it will be sudden application, means there will be entire teeth or face width of the teeth come in sudden contact. ठीक है, which results in impact condition and generate noise in high speed application. So spur gear we cannot use at very high speed because it generate very high noise. Okay, in helical gear the contact between meshing teeth begins with a point. तो जो हेलिकल गियर में जो एंगेजमेंट स्टार्ट होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो पॉइंट जैसे जैसे आपका गियर रोटेट करता है वो पॉइंट मूव करता है। तो यहाँ पे आपका जो एंगेजमेंट है वो ग्रेजुअली होता है। ठीक है, along the line across the diagonal line across the tooth. Okay, there is a gradual pickup of load by the tooth and there is no sudden load. ठीक है, resulting in smooth engagement and quiet operation even at high speed. So यहाँ पे ये एडवांटेज है हेलिकल गियर का ओवर द स्पर गियर। ठीक है, बट अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो हेलिकल गियर में आपको पता होगा कि एक एक्सियल कंपोनेंट आता है जो कि गियर को एक साइड थ्रस्ट, मतलब एक साइड में मूव करता है। ठीक है, इसलिए उस साइड थ्रस्ट या फिर जो एक्सियल कंपोनेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप सिंगल हेलिकल गियर की बजाय डबल हेलिकल गियर यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलिकल गियर्स। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ हेलिकल गियर, पैरेलल हेलिकल गियर एंड क्रॉस्ड हेलिकल गियर। ठीक है, पैरेलल हेलिकल गियर operate on 2 parallel shaft. In this case the magnitude of the helix angle is same for pinion and the gear, however the hand of helix is opposite. ठीक है, तो पैरेलल हेलिकल गियर्स आपके पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गियर यानी कि 2 व्हील जो होंगे, एक पिनियन एक गियर बोलते हैं आप, तो दोनों में हेलिक्स एंगल दोनों में सेम होगा, बट जो हैंड ऑफ हेलिक्स है, हैंड ऑफ द हेलिक्स विल बी ऑपोजिट, यानी कि राइट हैंड हेलिक्स गियर विल मैच विथ लेफ्ट हैंड हेलिक्स पिनियन। ओके,
ऑपोजिट हेलिक्स मैच करेंगे, सेम हेलिक्स कभी मैच नहीं कर सकता, यानी कि राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट कभी भी मैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो था पैरेलल हेलिकल गियर के बारे में। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स। क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स आर माउंटेड ऑन शाफ्ट विथ क्रॉस्ड एक्सिस। अब यहाँ पे ये पैरेलल एक्सिस नहीं होती, पैरेलल शाफ्ट नहीं होती है, उनकी एक्सिस जो होगी शाफ्ट की एक्सिस दे विल बी क्रॉस्ड। द टीथ मे हैव द सेम और ऑपोजिट हैंड ऑफ द हेलिक्स। यानी कि यहाँ पे एक जो बात निकल के आ रही है, क्रॉस्ड हेलिकल गियर में आपके जो हैंड ऑफ हेलिक्स है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, जबकि पैरेलल हेलिकल गियर में इट वाज सेम opposite hand of helix। ठीक है, the discussion in this chapter is mainly limited to the design of parallel helical gear। ठीक है, नेक्स्ट सो पैरेलल हेलिकल गियर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्रॉस्ड हेलिकल गियर को अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट है, टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल गियर्स। तो एक ये जो डायग्राम है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलिकल गियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज स्मॉलर गियर विच वी कॉल पिनियन, दिस इज बिगर गियर विच वी कॉल्ड गियर व्हील। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द एक्सिस ऑफ द गियर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पिनियन। जो ये नोटेशन है दिस इज फॉर हेलिकल टीथ। अगर आपको पता हो तो स्पर गियर में ये पढ़ना पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट बनाया था, बट यहाँ पे ये इंक्लाइंड है and the angle between these axis of the shaft or axis of the gear and this helix is called this teeth is called helix angle। ठीक है, तो अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए अपन ये मेन डायग्राम है। ठीक है, तो दिस इज टूथ, फ्रॉम हेयर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये टीथ है। ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ हेलिकल गियर। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो ये टीथ है। ठीक है, ये टीथ कट किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि टीथ ये ऊपर की दो फेस है वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये जो है ये एज है, लेकिन ये आपको ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है कि ये स्ट्रेट है, बट वो स्ट्रेट नहीं है, वो इंक्लाइंड है। मतलब स्ट्रेट तो है बट इंक्लाइंड है। ठीक है, वो इंक्लिनेशन देखने के लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। तो दिस इज द टॉप व्यू। अब यहाँ पे अपन रिलेशनशिप देखेंगे कि स्पर गियर में जो सर्कुलर पिच था वो यहाँ पे कैसे है और यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे ये गियर है, यहाँ पे इन्होंने दो कट सेक्शन देखा है। एक है ये आपका एक्स एक्स कट सेक्शन विच इज इन द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर। ठीक है, और ये जो सेक्शन वाई वाई है यहाँ पे ये जो इन्होंने कट किया है दिस इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द मीन्स दिस वाई वाई सेक्शन इज नॉर्मल टू द टीथ। एक सेक्शन कट किया है इन प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर, एक सेक्शन इन्होंने कट किया है परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द टीथ। तो जब इन्होंने इस सेक्शन में कट किया है, मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन में सेक्शन कट किया है, तो उसका कट सेक्शन ये दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टीथ है। ठीक है, और जो ये एंगल बन के आ रहा है दिस इज प्रेशर एंगल। ठीक है, दिस इज प्रेशर एंगल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो ये गियर है तो इसके जो एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, ये इसका एक्सिस होगा, और ये इसके टीथ है, ये इसके टीथ है, और ये इसका एक्सिस होगा। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये आपका हेलिक्स एंगल है साइन। ठीक है, ये अल्फा प्रेशर एंगल, ये है हेलिक्स एंगल साइन। क्योंकि ये गियर को आप ऐसे देख रहे हो टॉप व्यू, इसका एक्सिस होगा ये। ठीक है, और एक्सिस और जो टीथ के बीच में जो इंक्लिनेशन, टीथ का इंक्लिनेशन और एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल आपका होता है साइन। ठीक है, तो ये है आपका हेलिक्स एंगल। अब ये जो सेक्शन दूसरा कट किया है जो कि नॉर्मल टू द टीथ है, और उसको जब कट करके उसका सेक्शन एट वाई वाई देखेंगे तो ये सेक्शन कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इंक्लिनेशन है
उसके नॉर्मल से जो ये एंगल बनाता है उसको आप नॉर्मल प्रेशर एंगल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन में जो इंक्लिनेशन टीथ का दिख रहा है यहाँ पे, वो आप प्रेशर एंगल बोल रहे हैं। और जो एक नॉर्मल कट प्लेन कट किया है वहाँ पे जो टीथ का इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ देख रहे हो, आप उसको नॉर्मल प्रेशर एंगल बोलते हो। ठीक है। अब अगर ये साइन है तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं ये, तो यहाँ पे ये एंगल भी साइन होगा। और टू रेस्पेक्टिव पॉइंट, दो नियर बाई टीथ के बीच में जो दो रेस्पेक्टिव पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है अलोंग द प्लेन ऑफ रोटेशन इज सर्कुलर पिच। ठीक है, ये आपका सर्कुलर पिच है। तो यहाँ पे ये PC है एग्जैक्टली, इसका नोटेशन अपन ने PC लिखा था। ठीक है। और जब आपने नॉर्मल प्लेन में देखोगे, जो नॉर्मल सेक्शन कट किया है, तो वहाँ पे ये इसको आप PN यानी कि नॉर्मल सर्कुलर पिच बोलते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को PC और PN, PC यानी कि सर्कुलर पिच एंड PCN यानी कि नॉर्मल सर्कुलर पिच में आप रिलेशन देखोगे। एग्जैक्टली यहाँ पे ये P और PN बोल रहा है। जो आपके साथ मैंने नोट्स शेयर किए हैं, जो आपके सीनियर्स के नोट्स हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि ये इसके लिए नोटेशन PC ही यूज़ किया है। ठीक है। और ये इसके लिए PCN यूज़ किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर ये ट्राइंगल लें A1 A2 B2, ठीक है, A1 A2 B2 में ये है आपका P, और एक और दूसरा छोटा सा अगर ट्राइंगल देखेंगे A1 C A2, यहाँ पे ये आपका PN है, ये P है, ये PN है। तो PN और ये एंगल है आपका 5, और ये जो एंगल होगा ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन कट किया है वो आपने कौन सा नॉर्मल टीथ के नॉर्मल कट किया है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो PN और P यानी कि PCN सर्कुलर पिच, नॉर्मल सर्कुलर पिच एंड सर्कुलर पिच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा PN इज इक्वल टू P इंटू PCN, यानी कि नॉर्मल सर्कुलर पिच इज इक्वल टू सर्कुलर पिच इंटू cos फाई। ठीक है, वेर साइन cos साई इज हेलिक्स एंगल। ठीक है। वी ऑल्सो नो, अब ये ट्राइंगल आप देख लेना। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे A1 A2 AC ट्राइंगल कंसीडर किया है, जहाँ पे ये A1C आपका PN है यानी कि नॉर्मल सर्कुलर पिच है, A1 A2 आपका सर्कुलर पिच है, और ये एंगल आपका प्रेशर है, सॉरी हेलिक्स एंगल है। तो ये जो रिलेशन आता है नॉर्मल सर्कुलर पिच विल बी इज इक्वल टू सर्कुलर पिच इंटू कॉस साइन यानी कॉस हेलिक्स एंगल। वी ऑल्सो नो दैट सर्कुलर पिच इंटू कैपिटल P, यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है डायमेट्रल पिच के लिए। P आपको जो नोटेशन पता होंगे, जो मैंने नोटेशन यूज़ करता हूँ वो है PC इंटू PD। तो PC इंटू PD इज इक्वल टू पाई। अगर अपन इस रिलेशन से निकालोगे तो जो डायमेट्रल पिच है वो नॉर्मल डायमेट्रल पिच और जो ट्रांसवर्स डायमेट्रल पिच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा आपका PDN इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई cos साइन। ठीक है, वेर PN एंड PD मीन्स PDN एंड PD आर नॉर्मल एंड ट्रांसवर्स डायमेट्रल पिच। तो ये है डायमेट्रल पिच, ये स्मॉल p वो सर्कुलर पिच के लिए यूज कर रहा है। ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट PD एग्जैक्टली डायमेट्रल पिच इज इक्वल टू 1 बाई मॉड्यूल। सो 1 बाई मॉड्यूल, अगर आप ये रिलेशन यूज करोगे तो जैसे ये रिलेशन है उसी तरह नॉर्मल मॉड्यूल और ट्रांसवर्स मॉड्यूल में एक रिलेशन आएगा, वो है नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मॉड्यूल इंटू कॉस साई। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है ये। ठीक है, ये कैसे आता है आपके लिए, आपको यहाँ से ये एंगल कंसीडर किया है। ठीक है, उसके बाद में जो नॉर्मल रिलेशन आपको पहले से याद है स्पर गियर के, वो वहीं से ये सारे रिलेशन अपन ने निकाल दिए। अब जो नेक्स्ट है द डिस्टेंस A1 B2 इज कॉल्ड द एक्सियल पिच।
फ्रॉम ट्राइंगल A1 A2 B2। अब एक दूसरे जो एक्सियल पिच, नई डेफिनेशन है जो आपने अभी तक नहीं देखी थी। तो यहाँ पे एक्सियल पिच क्या होता है? एक्सियल पिच आपका, ये एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और इसका इंक्लिनेशन जहां पे जाके इसको कट करेगा, तो यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस को आप एक्सियल पिच बोल रहे हो, यानी कि A1 B2 इज कॉल्ड एक्सियल पिच। जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो में भी वो एक्सप्लेन करता है और वहां पे आपको ये भी बताता है कि आपका B, ये जो विड्थ है टीथ का, दैट शुड बी मोर देन PA। ठीक है, ये आप अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे अभी B शुड बी मोर, क्योंकि अगर आपको ये PA देखना है पूरा, तो इसका जो विड्थ है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये कम है, आपको PA दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बाद में आएगा वो, B शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू PA, इट कैन नॉट बी लेस देन PA। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं कि ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच और एक्सियल पिच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच और एक्सियल पिच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो A1 A2 B2, इसमें दिस एंगल इज साइन, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज P, ओके, एंड दिस इज PA। तो ये आपका PA है, एक्सियल पिच है, और ये आपका P है यानी कि सर्कुलर पिच है, और ये एक्सियल पिच है, और ये अगर साइन है तो आप अगर 1/10 साई करोगे तो वो आपका आएगा PA दिस बाई दिस P। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन आता है PA इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाई 10 साइन। एक्सियल पिच इज इक्वल टू सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई 10 साइन। इसके लिए आपको ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल देखना है। There are two pressure angles, transverse pressure angle alpha and normal pressure angle alpha n in their respective plane। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो एक्स एक्स सेक्शन कट कर रहे हैं वहाँ पे जो टीथ का इंक्लिनेशन ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसे है, लेकिन आप एक जब कट सेक्शन करोगे तो आपको एक कट सेक्शन में ये ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो इस वर्टिकल के साथ जो ये एंगल बनाएगा, दिस इज अल्फा विच वी कॉल ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल अल्फा। एंड जो टीथ के नॉर्मल में कट सेक्शन देखोगे जो कि सेक्शन YY है, तो वहाँ पे जो एक प्रेशर एंगल दिखेगा उसको आप नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फा n बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक ये रिलेशन है जो नॉर्मल प्रेशर एंगल, हेलिक्स एंगल और अल्फा के बीच में है, यानी कि प्रेशर एंगल, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल के बीच में है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आप ये प्रूव करना जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉस साई इज इक्वल टू 10 अल्फा एन बाई 10 अल्फा। एक और चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो नॉर्मल जितना भी आप निकाल रहे हैं नॉर्मल क्वांटिटी, जैसे कि सर्कुलर पिच नॉर्मल है तो उसको कॉस साई से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नॉर्मल मॉड्यूल है तो उसको भी ट्रांसवर्स मॉड्यूल में कॉस साई से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 10 अल्फा एन इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू कॉस साई, यानी कि कॉस साई से नॉर्मल प्रेशर एंगल निकालने के लिए उसके 10 को अगर आप ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल के टेंजेंट को कॉस साई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं, प्रूव करना जरूरी नहीं है। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आएगी। द नॉर्मल प्रेशर एंगल इज यूजुअली 20 डिग्री, अल्फा एन की वैल्यू जनरली 20 डिग्री होती है, एंड द पिच सर्किल डायमीटर D ऑफ द हेलिकल गियर इज गिवन बाई। तो आपको पता है, अब यहाँ पे आपको नोटेशन, वो जो हेलिकल मतलब जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं उसमें देखोगे तो ये Z एग्जैक्टली क्या है, अपन T बोलते हैं, नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये पिच सर्किल डायमीटर के लिए D यूज कर रहा है, Z यानी कि इसका नंबर ऑफ टीथ है। तो वी नो दैट सर्कुलर पिच P इज इक्वल टू पाई D बाई T। PC सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई D डिवाइडेड बाई T होता है, तो वहीं से ये डायमीटर लिख रहा है, पिच सर्किल डायमीटर इज इक्वल टू T इंटू PC डिवाइडेड बाई पाई। मैं T इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन नंबर ऑफ टीथ के लिए T यूज करते हैं, ना कि Z। ठीक है, तो ये आपका आ गया Z यानी कि T बाई PD। ओके,
और अगर आपको पता हो तो डायमीट्रल पिच इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ एंड टू द डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको पता है, d इज इक्वल टू एम टी होता है, और m इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका mn बाई कॉस साई। तो ये आपका आ गया d इज इक्वल टू टी इंटू एम एन बाई कॉस फाई, यानी कि नंबर ऑफ टीथ इंटू नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइडेड बाई कॉस साई। सो d इज इक्वल टू एम एन टी डिवाइडेड बाई कॉस साई। ये सारे नोटेशन मैं आपको अपन जो नोटेशन यूज किया उसके बारे में उसके टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जेड ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ टीथ के लिए यूज करता है। आप जो नोट्स फॉलो करोगे, जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं उसमें ये टी ही यूज किया है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू एम एन बाई टी डिवाइडेड बाई कॉस साइन। तो ये डिफरेंस है स्पर गियर के और हेलिकल गियर में, ठीक है। The center to center distance A between the two helical gear having T1 and T2 number of teeth are given by, ठीक है। आपको पता होगा नंबर ऑफ टीथ दोनों गियर पे गिवन हो तो सेंटर डिस्टेंस निकालते थे अपन वहाँ पे भी, तो वो क्या होता है, A सेंटर डिस्टेंस विल बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पिच सर्किल रेडियस, ठीक है। फॉर गियर 1 के लिए पिच सर्किल की रेडियस D1/2, 2 के लिए D2/2, और आप यहाँ पे T1 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1, mn मॉड्यूल जो होता है वो दोनों का इक्वल होता है। सो एंड ये 2 यहाँ से है तो ये आपका D था, तो ये बाई कॉस फाई, ये हो गया आपका रिलेशन। यानी कि ये जो रिलेशन आया, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिकल गियर्स विल बी गिवन बाई A, which we are denoting A is equal to mn into T1 plus T2 divided by 2 into cos psi, where psi is your helix angle, and T1 and T2 यानी कि Z1 and Z2 is nothing but number of teeth, and n is the normal module. What is the relation between normal module and module? We know normal module mn is equal to m into cos psi, ठीक है। अगर आपको स्पीड रेशियो निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, I is equal to omega p by omega g, omega pinion by omega gear, okay? Angular velocity of pinion to the angular velocity of gear, या फिर in terms of number of teeth on gear divided by number of teeth on pinion. Next, ये था टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो कैसे टर्मिनोलॉजी स्पर गियर की हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी स्पर गियर से डिफरेंट है वो अपन ने यहाँ पे देखा। अब एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। देखो, अगर अपन चाहें कि हेलिकल गियर को स्पर गियर की तरह आप मतलब हेलिकल गियर को यानी कि स्पर गियर के सारे रिलेशन अगर अपन हेलिकल गियर में यूज करना चाहें तो आपको ये जो नॉर्मल प्लेन में कट सेक्शन देख रहे हैं वो कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से देखते हो नॉर्मल सेक्शन जो कि टीथ के नॉर्मल है, तो उस सेक्शन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ टीथ आपको दिख रहे हैं वो एग्जैक्टली हेलिकल गियर पे नहीं है, ठीक है। हेलिकल गियर पे कुछ अलग होंगे। तो वही है कि आपको हेलिकल गियर पे नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए, क्योंकि मैं ये इक्वेशन इस सेक्शन में तो मतलब यहाँ जो ये एक्स सेक्शन है वहाँ पे वो इंक्लाइन टीथ दिखेंगे, तो वहाँ पे तो मैं स्पर गियर की इक्वेशन नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इसका स्पर गियर की इक्वेशन कहाँ लगा सकता हूँ, इस प्लेन में। जो इस प्लेन से जो मुझे गियर दिखेगा कट सेक्शन से, यानी कि वाई जो नॉर्मल है टीथ के, उस प्लेन में जो मुझे टीथ दिख रहे हैं उनमें मैं सारे इक्वेशन जो स्पर गियर की है वो लगा सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ओरिजिनली तो नंबर ऑफ टीथ और जो टीथ होंगे वो ये है, तो फिर एक वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ का कंसेप्ट आता है, ताकि अगर मैं ओरिजिनल नंबर ऑफ टीथ गिवन है उससे मैं पहले एक वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकालूंगा, फिर मैं सारे इक्वेशन स्पर गियर की लगाऊंगा एंड मैं हेलिकल गियर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तो डिटेल में देखना नहीं है कि ये कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो द पिच सिलेंडर ऑफ द हेलिकल गियर इज कट बाय प्लेन ए। तो यहाँ पे अब आपको ये डायग्राम देखना है, ठीक है। तो ये एक पिच सिलेंडर है, आपने एक ए प्लेन में इसको कट किया है, कट
हेलिकल गियर इज कट बाय द प्लेन ए ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका देख रहे हो, यहाँ पे ये ए सेक्शन में कट किया है, उसको जब प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे आपको एक एलिप्स मिलता है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन ए एंड द पिच सिलेंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूस एन एलिप्स। तो यहाँ पे आपको ये एक एलिप्स मिलता है जिसके दो एक्सिस बन के आती है, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। सो सेमी मेजर एक्सिस इज d/2 cos psi एंड सेमी माइनर एक्सिस इज d/2, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये दिस इज सेमी माइनर एक्सिस d/2 एंड दिस इज सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो दिखा रखा है वो है आपका सेमी मेजर एक्सिस विच इज d/2 cos psi, ठीक है। अगर मैं इसको a और इसको b ले लूँ तो यहाँ पे जो एक वर्चुअल रेडियस निकल के आ रही है r डैश, ये क्या है आपका, इट कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम एनालिटिकल ज्योमेट्री दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर r डैश एट द पॉइंट b इज गिवन बाय r डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b, वेयर a इज दिस एंड b इज d/2, ठीक है। ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक जो ये कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, ये जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे है, यानी कि ये आपका हेलिकल गियर का, ठीक है। तो यहाँ पे इस r डैश का जो रेडियस है वो आपके पास आ गया d/2 cos स्क्वायर साई, ठीक है। इन द डिजाइन ऑफ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इन द डिजाइन ऑफ हेलिकल गियर्स एन इमेजनरी स्पर गियर इज कंसिडर्ड इन द प्लेन ए विथ सेंटर एट o डैश हैविंग ए पिच सर्किल रेडियस ऑफ r डैश एंड मॉड्यूल mn। यानी कि अगर मुझे हेलिकल गियर की प्रॉब्लम को एक इमेजनरी स्पर गियर मान के सॉल्व करनी है तो आपको कौन सा प्लेन देखना पड़ेगा, ये ए प्लेन कट करना पड़ेगा। और इस ए प्लेन में आपका जिसका सेंटर ओ डैश है, तो आपको यहाँ पे ये गियर कुछ ऐसे दिख रहा है, इसलिए इसको एक मतलब फॉर्मेटिव गियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो, यानी कि ये जो इमेजनरी स्पर गियर है, इस इमेजनरी स्पर गियर की जो पिच सर्किल रेडियस है वो r डैश है। यानी कि आप अब जो, क्योंकि आपने हेलिकल गियर को हेलिकल गियर की तरह नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो एक स्पर गियर की तरह, बट वो स्पर गियर ओरिजिनल नहीं है, मतलब इमेजनरी स्पर गियर माना है आपने। क्यों माना है इमेजनरी स्पर गियर, ताकि आप सारी की सारी जो स्पर गियर की इक्वेशंस है वो हेलिकल गियर के लिए यूज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे तो उस इमेजनरी स्पर गियर की जो पिच सर्किल रेडियस है, यानी कि वो आपके पास आ गई है, वो है आपके पास d/2 cos स्क्वायर साई। और अगर आप पिच सर्किल डायमीटर चाहिए तो दैट विल बी d/cos स्क्वायर साई, ठीक है। और उसके लिए आप डायमीटर तो यूज करोगे ये वाला, ये पिच सर्किल डायमीटर यूज करोगे, और मॉड्यूल कौन सा यूज करोगे, mn, क्योंकि ये नॉर्मल, ये जो आप देख रहे हो ये आपको कहाँ से दिख रहा है, ये इस कट सेक्शन से दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपको ये टीथ स्ट्रेट दिखेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप स्पर गियर की इक्वेशन लगाओगे। तो इन द डिजाइन ऑफ हेलिकल गियर्स एन इमेजनरी स्पर गियर इज कंसिडर्ड इन द प्लेन ए विथ सेंटर एट o डैश हैविंग ए पिच सर्किल रेडियस ऑफ r डैश एंड मॉड्यूल mn। इट इज कॉल्ड ए फॉर्मेटिव और वर्चुअल स्पर गियर, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेटिव या फिर वर्चुअल स्पर गियर पे सारी इक्वेशंस लगाएंगे और हेलिकल गियर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द पिच सर्किल डायमीटर d डैश ऑफ द वर्चुअल गियर इज गिवन बाय d/cos स्क्वायर साई। अब आपको इस डायमीटर से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ टीथ ऑन दिस इमेजनरी स्पर गियर, और उसी नंबर ऑफ टीथ को जो इस इमेजनरी स्पर गियर पे होता है उनको आप बोलते हो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ आपको निकालना है, आपके पास डायमीटर है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो जो सर्कुलर पिच की रेडियस होती है, बट अब यहाँ पे आप सर्कुलर पिच नहीं लोगे, आप लोगे नॉर्मल सर्कुलर पिच। सो नॉर्मल सर्कुलर पिच की डेफिनेशन क्या थी, πd/t, ठीक है। आपको t निकालना है, बट ये सब डैश इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि ये सब वर्चुअल उस इमेजनरी सर्किल पर निकाल रहा है। तो आपको पता है t इज इक्वल टू
पाई डी डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, बट यहाँ पे ये नॉर्मल, क्योंकि आप नॉर्मल सेक्शन वाले सारे रिलेशन देख रहे हो, ठीक है। तो 2 पाई आर डैश या फिर पाई डी, जहाँ पे डी आपका ये वाला डायमीटर होगा, ठीक है, और बाई पी एन, तो यहाँ पे ये सारे रिलेशन रखोगे। आर डैश अभी इसने निकाला है, टू पाई डी बाई टू कॉस स्क्वायर साई, एंड पी एन यानी कि नॉर्मल सर्कुलर पिच विल बी इज इक्वल टू पाई इंटू नॉर्मल मॉड्यूल, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता है एज पर गियर से, जस्ट अपन नॉर्मल प्लेन में यूज कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल वो जो सेक्शन है वहाँ वाले टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हुआ, पाई पाई कैंसिल हुआ, तो ये आ गया आपके पास d बाई एम एन कॉस स्क्वायर साई, यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्चुअल गियर इज इक्वल टू d बाई एम एन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर साई, वेर d इज, जहाँ पे d आपका ये क्या है, d आपका उस पिच सिलेंडर का, यानी कि जो मेन गियर है उसका डायमीटर है, ठीक है। और अगर मैं एम एन बाई डी अगर करूंगा, डी बाई एम एन इज नथिंग बट जेड, ठीक है। तो यहां से ये आपके पास क्या आ गया, जेड आपका एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ है, और ये जेड डैश यानी कि टी डैश आपका वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ है, यानी कि आपको वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकालना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर ऑफ टीथ से बाई दिस रिलेशन, ठीक है। सो दिस इज जेड डैश, या फिर मैं अगर टी बोलूं तो नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्चुअल गियर और फॉर्मेटिव स्पर गियर विल बी इक्वल टू टी बाई कॉस क्यूब साई, वेयर टी इज द एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ रिलेशंस हैं, आपको ये देखने हैं। अडेंडम सर्किल डायमीटर is equal to d plus 2ha, where ha is addendum will be is equal to normal module, dedendum will be is equal to 1.25 normal module, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अडेंडम सर्किल की रेडियस सॉरी डायमीटर कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद में डेडनम सर्किल का डायमीटर कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट अपन पहले डिस्कस मैंने आपको बताया था कि ये B शुड बी मोर देन एक्सियल पिच, वो यहाँ पे रिलेशन आता है। यहाँ पे रीजन पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। द नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फा एन इज ऑलवेज 20 डिग्री, द हेलिक्स एंगल वेरीज फ्रॉम 15 to 25 डिग्री। ए पोर्शन ऑफ द टॉप व्यू ऑफ द हेलिकल गियर इज शॉन इन दिस फिगर। तो ये आपका एक टॉप व्यू है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन दे रखा है, ये आपका हेलिक्स एंगल है, ठीक है। So A to C is one dimension, they are assuming X, and this is B, width of the teeth. तो यहाँ पे to maintain proper contact, यहाँ पे अगर आप रीड करोगे तो समझ में आएगा। It is called the trailing edge of the tooth. In order that यहाँ से in order that the contact of the face of the tooth shall always contain at least one point, the leading edge of the tooth should be advanced ahead of the trailing end by a distance greater than the circular pitch, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन आता है x, यानी कि ये जो डिस्टेंस है x, this should be more than or equal p, where p is आपका ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल सर्कुलर पिच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस A1 A2 C, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, A1 A2 C से ये रिलेशन निकाल रहा है, tan psi इज इक्वल टू x बाई बी, सो x इज इक्वल टू b इंटू tan psi, सब्सटीट्यूटिंग द अबव एक्सप्रेशन इक्वेशन A, वेयर x इज इक्वल टू b tan psi शुड बी ग्रेटर देन p, एंड और b शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू p बाई tan psi, और आपका p आपका सर्कुलर पिच है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई tan psi, P बाई टेन साई अगर आपको याद हो तो दिस इज एक्सियल पिच, जो कि अपन पहले निकाले थे। देखो यहाँ पे ये एक्सियल पिच इज इक्वल टू P
बाई टेंसाई, यानी कि एक्सियल पिच इज इक्वल टू सर्कुलर पिच बाई टेंसाई। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि B शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P बाई टेंसाई। ठीक है, ये मैंने आपको उस टाइम डिस्कस किया था, अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। B विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सियल पिच। P बाई टेंसाई मीन्स नथिंग बट एक्सियल पिच। सर्कुलर पिच बाई 10 हेलिक्स एंगल इज एक्सियल पिच। ओके, सो यहाँ पे ये वापस P बाई टेंसाई, P को पाई m करके और नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म्स में निकालेगा। तो ये नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म्स में भी यहाँ पे इस फॉर्मूले से आपको दिस इज द मिनिमम फेस विड्थ रिक्वायर्ड फॉर ए हेलिकल गियर। ठीक है, यहाँ से एक ये टर्मिनोलॉजी, ये सारे फॉर्मूलेज आपको डाटा बुक में मिलेंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब अपने को अटेम्प्ट करना है, आपको अटेम्प्ट प्रैक्टिस करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये रिलेशन सारे दिए हुए हैं। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये आप कैसे स्पर गियर के लिए कैसे यूज़ कर रहे थे और हेलिकल गियर के लिए कैसे यूज़ करोगे, ये करने के बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फोर्स एनालिसिस। ठीक है, सो फोर्स एनालिसिस में स्पर गियर और हेलिकल गियर में एक कंपोनेंट का डिफरेंस है, एक्स्ट्रा एक कंपोनेंट आता है। और एंगल के टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको पता ही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेशर एंगल था। ठीक है, यहाँ पे अब आपका हेलिक्स एंगल होगा, नॉर्मल प्रेशर एंगल होगा और एक प्रेशर एंगल होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे जो फोर्स कंपोनेंट होंगे वहाँ पे आपका सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट था और आपका रेडियल कंपोनेंट था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आएगा, वो होगा आपका एक्सियल कंपोनेंट, और जिसको अपन थ्रस्ट कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फोर्स एनालिसिस जल्दी। द रिजल्टेंट फोर्स P acting on the tooth of a helical gear is resolved into 3 component PT, PR and PA। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स आपका P है। ठीक है, जो कि टीथ प्रोफाइल के नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है, और उसके 3 कंपोनेंट आप निकालोगे डिफरेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट एंड एक्सियल कंपोनेंट। तो देखते हैं, एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। इस डायग्राम को आपको समझना है। ये आपका पिच सिलेंडर है हेलिकल गियर का, दीज आर द टीथ। ये जो डैश लाइन से दिखा रखे हैं वो टीथ की सेंटर लाइन है, यानी कि टीथ आपका इसके अलोंग कट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इस डायग्राम को समझिए। ठीक है, ये जो आपका डॉटेड लाइन से ब्लैक वाइट दिखा रखा है ये आपका C पॉइंट है। सो A to C इज आपका P। ठीक है, यानी कि आपका रिजल्टेंट फोर्स P। ठीक है, और इस P का अलोंग द एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो है आपका एक्सियल कंपोनेंट। ठीक है, और टूवर्ड्स द रेडियस और टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर जो कंपोनेंट है वो आपका है रेडियल कंपोनेंट। ये है आपका एक्सियल कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द गियर। ठीक है, एंड दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर रेडियल कंपोनेंट, एंड द कंपोनेंट विच इज useful to transfer power is tangential component and it acts tangentially to the pitch cylinder। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा एंगल कहाँ पे दिख रहा है वो आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आपका टीथ है, ये जो सेंटर लाइन ऑफ टीथ यानी कि जो टीथ कट हो रखा है वो इसके पैरेलल कट हो रखा है, और ये आपका एक्सिस के पैरेलल लाइन है यानी कि इसके पैरेलल। तो ये जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा वो आपका होगा हेलिक्स एंगल। ठीक है, अगर ये आपका हेलिक्स एंगल है क्योंकि ये जो लाइन है ये PT, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। ठीक है, और अगर वापस मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आपका आएगा हेलिक्स एंगल। ठीक है, और ये अल्फा n दिखेगा यहाँ पे। अब ये कैसे दिखेगा आपको अपन पहले टर्मिनोलॉजी में देखा है, वहाँ पे जाके वापस पता करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल प्लेन है टीथ के। अगर मैं ये आपका टीथ है, इसके परपेंडिकुलर नोटिस करूँगा इस तरफ से
तो ये आपको अल्फा एन दिखेगा, यानी कि नॉर्मल प्रेशर एंगल दिखेगा। ठीक है, अगर आपको अल्फा नोटिस करना है तो आपको कौन से प्लेन में देखना पड़ेगा, प्लेन ऑफ रोटेशन, और ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन ये है, यानी कि ये जो लाइन है, मतलब ये पॉइंट को इस एज को नाम नहीं दिया है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा सीध यहाँ से यहाँ तक, तो जो एंगल दिखेगा वो आपका प्रेशर एंगल दिखेगा। ठीक है, यहाँ से इस एज को अगर मिला के मैं इस लाइन के यानी कि CD और जो लाइन में बनाऊंगा डायगोनली उसके बीच में जो एंगल आएगा वो आपका प्रेशर एंगल होगा, ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। ठीक है, बट क्योंकि वो आपका कौन से प्लेन में है, प्लेन ऑफ रोटेशन में है, और ये जो अल्फा एन दिख रहा है वो आपका नॉर्मल टू द टीथ है। ठीक है, इसके नॉर्मल, ये लाइन इसके नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रेशर एंगल दिख रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे अपने को अल्फा की जरूरत नहीं है इसलिए ये अल्फा नहीं ले रहा है। ठीक है, अब अपने को PT, PR और P एक्सियल और P में रिलेशन समझने के लिए दो ट्राइंगल कंसीडर करना है। पहला ट्राइंगल है आपका ABC। ठीक है, जहाँ पे AC आपका P है। ठीक है, और BC एंड AC यानी कि इसके और इसके बीच में एंगल अल्फा एन है, और AB आपका क्या होगा, PR कंपोनेंट। देखोगे यहाँ से ये एज और ये AB विल बी इक्वल। ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल मुझे कंसीडर करना है वो है BDC। ठीक है, जहाँ पे DC आपका PT होगा और BD आपका इक्वल टू PA होगा। तो इस PA को आई कैन रिप्लेस हेयर, जैसे कि PR को मुझे यहाँ पे AB के से रिप्लेस करना है, इसीलिए इसी तरह PA को अपन यहाँ से लेके उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये BD होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये देखिए ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये जो यहाँ पे इसने डॉटेड कर रखा है, हैच कर बोलो या डॉटेड जो दिखा रखा है शेडेड एरिया में। ठीक है, तो ये जो PR है वो AB से शो करेंगे क्योंकि ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और ये नीचे की तरफ A to B एक्ट करेगा, और ये जो एंगल है वो अल्फा एन है, और AC आपका P है। ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है BDC, जहाँ पे BD आपका PA होगा एंड DC आपका PT होगा, एंड इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है BC एंड BC एंड DC के बीच में जो एंगल है वो आपका साइन होगा। अब यहीं से आपके सारे रिलेशन आएंगे। तो फ्रॉम द ट्राइंगल ABC, फर्स्ट इस ट्राइंगल से देखोगे तो दिस PR इज इक्वल टू P साइन अल्फा, यानी कि P का अगर मैं साइन कंपोनेंट लूंगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इस P का साइन कंपोनेंट AB होगा, तो वही आपका क्या होगा, P साइन अल्फा n। ठीक है, और BC क्या होगा, P का कॉस कंपोनेंट विथ दिस एंगल, नॉर्मल प्रेशर एंगल। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू P कॉस अल्फा n। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये BC ये आपका है P कॉस अल्फा n। ठीक है, नाउ फ्रॉम द ट्राइंगल BDC PA, दिस PA इज इक्वल टू BC साइन, अब यहाँ पे ये साइन है, हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो PA क्योंकि ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका BD इसका साइन कंपोनेंट है, DC इसका कॉस कंपोनेंट है, तो दिस DC यानी कि PT इज इक्वल टू BC कॉस साइन। बट आपको BC पता है क्या है, तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो P कॉस अल्फा एन साइन कॉस अल्फा एन साइन एंड PT इज इक्वल टू P कॉस अल्फा एन, बिकॉज BC इज इक्वल टू P कॉस अल्फा एन कॉस साइन। ठीक है, फ्रॉम C एंड D अगर मैं PA बाई PT करूँगा तो ये PP एंड कॉस अल्फा एन रिमूव हो जाए, मतलब कट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस विल बी इज इक्वल टू टेन साइन। तो एक रिलेशन आया
एक्सियल फोर्स कंपोनेंट विल बी इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट इनटू टेंजेंट ऑफ हेलिक्स एंगल. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन. नाउ फ्रॉम ए एंड डी, पी टी एंड ये ए आपका पी आर. ठीक है, यहां से आप P को इक्वल कर दीजिए या फिर रिलेशन निकालोगे तो पी आर विल बी इज इक्वल टू पी टी डिवाइडेड पी टी इंटू 10 अल्फा एन डिवाइडेड बाई कॉस फाइव. तो ये आपका फोर्स रेडियल कंपोनेंट आ गया, ये आपका एक्सियल कंपोनेंट आ गया. ठीक है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप दिस. आपको पता है इन दोनों में P मतलब तीनों कंपोनेंट में जो सिर्फ और सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट है वो आपका है टेंजेंशियल कंपोनेंट. पी ए एक्सियल कंपोनेंट है. ठीक है, और आर रेडियल कंपोनेंट है. आर आपका गियर को सेपरेट करता है, एक्सियल कंपोनेंट आपका गियर को एक डायरेक्शन में खींचता है. ठीक है, और जो पीटी है आपका वो पावर ट्रांसमिशन में काम आता है. इसीलिए पीटी इज इक्वल टू पीटी से आपको क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है. यानी कि आप जब पिच सर्किल डायमीटर पीटी, क्योंकि यहाँ पे इस सर्किल के टेंजेंशियल एक्ट करता है तो इस सेंटर के अबाउट में पीटी को मैं इस रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि d/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टॉर्क मिलेगा और उसी टॉर्क से मुझे अपन को पावर मिलता है. तो अपन यहाँ से इस फॉर्मूले से पहले पीटी निकालेंगे, यानी कि गिवन पावर से आप टॉर्क निकालोगे, टॉर्क से पीटी निकालोगे, पीटी निकालने के बाद में आप सारे पी आर एंड पी ए निकालोगे. ठीक है, अब उसके बाद में ये सारे कंपोनेंट मिल गए. पीटी आपको मिलेगा 2 इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ पिच सर्किल डायमीटर ऑफ पिनियन. अब ये पिनियन क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है टॉर्क जो है वो ज़्यादा कहाँ पे आता है. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, ये अपना कंसेप्ट पहले स्पर गियर में भी आ चुका है. ठीक है, तो ये आपका पिनियन का पिच सर्किल डायमीटर लिया है. फिर जैसे ही आपको पीटी मिल जाएगा वी कैन कैलकुलेट पी आर, वी कैन कैलकुलेट पी ए. ठीक है, ये है आपके फोर्स कंपोनेंट इन हेलिकल गियर. तो कैसे स्पर गियर से यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, वो अपन ने देख लिया, और कैसे कैलकुलेट करने हैं वो भी आपने देख लिया. अब आता है दूसरी चीज डायरेक्शन के लिए. ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द थ्री कंपोनेंट, यानी कि कौन से पी आर पी ए पी टी की डायरेक्शन क्या होगी. तो वो आपको क्या क्या जरूरी है, द इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर टू डिसाइड द डायरेक्शन इज विच इज द ड्राइविंग एलिमेंट, यानी कि पिनियन आपका ड्राइवर है या फिर गियर आपका ड्राइवर है. ठीक है, एंड विच इज द ड्रिवन एलिमेंट. एक अगर आपका पिनियन आपका ड्राइवर होगा तो गियर आपका ड्रिवन होगा. ठीक है, और वाइस वर्सा. इज द पिनियन रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पिनियन, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. Third information we required is what is the hand of the helix. Is it right-handed or left-handed? Then the directions of tangential component and radial component are decided by the same method that is used for spur gear. ठीक है, आपको पता है स्पर गियर में टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट की रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की थी. रेडियल कंपोनेंट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, दोनों में, पिनियन एज वेल एज गियर में. एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट फॉर ए ड्राइविंग गियर. जो ड्राइविंग गियर होता है उसके लिए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है. यानी कि पीटी जो भी ड्राइविंग गियर होगा, इट मे बी पिनियन और इट मे बी गियर, बट जो ड्राइविंग गियर होगा उसके लिए जो पीटी की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऑपोजिट होगी. जैसे कि मान लो अगर आपका पिनियन ड्राइविंग एलिमेंट है एंड इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप जो पीटी की डायरेक्शन शो करोगे टेंजेंशियल टू द टेंजेंशियल शो करोगे. किसके टेंजेंशियल, पिच सिलेंडर के लिए, पिच सिलेंडर पे यानी कि पिच सर्किल के, एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. ठीक है,
it will be vice versa. The direction of tangential component for a driven gear, यानी कि जो ड्रीवन गियर होगा उसके लिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और पीटी की डायरेक्शन सेम होगी, और रेडियल कंपोनेंट इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर फॉर बोथ. ठीक है. नाउ द ओनली कंपोनेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर गियर और एक्स्ट्रा वी हैव इज पीए विच इज एक्सियल कंपोनेंट और थ्रस्ट कंपोनेंट. यहाँ पे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए नोट करेंगे. ठीक है. यहाँ पे है डायरेक्शन गाइडलाइन एक्सियल कंपोनेंट के लिए. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द ड्राइविंग गियर फ्रॉम द पेयर. फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड सेलेक्ट विच इज द ड्राइविंग गियर, मतलब पिनियन ड्राइविंग गियर है या फिर आप गियर है, मतलब बड़ा वाला व्हील है या छोटा वाला व्हील है. ठीक है. आफ्टर सेलेक्टिंग द ड्राइविंग गियर वी हैव टू डिसाइड use right hand helix, right hand for right hand helix and left hand for LH helix. ठीक है. अगर आपका जो ड्राइविंग गियर पे लेफ्ट हैंड हेलिक्स है तो आप लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, एंड अगर आपका राइट हैंड हेलिक्स है तो राइट हैंड यूज करेंगे. ठीक है. किसके ये हेलिक्स किस पे देखना है, जो भी आपका ड्राइविंग गियर होगा उस पर. ठीक है. देन अब ये राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल है. ठीक है. द कीप द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर एंड द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट कंपोनेंट फॉर द ड्राइविंग गियर. ठीक है. तो यहाँ से आपको जो ड्राइविंग गियर होगा उसके लिए आपको डायरेक्शन किसकी मिलेगी, थ्रस्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन मिलेगी. कैसे मिलेगी, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका ड्राइविंग गियर क्या है, मतलब कौन सा है, वो छोटा वाला गियर है कि बड़ा वाला गियर व्हील है, यानी कि पिनियन है कि गियर है. जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वाला ड्राइविंग गियर है, फिर उस पर आपको नोटिस देखना है कि वो राइट हैंड हेलिक्स है उस पर या फिर उस पर लेफ्ट हैंड हेलिक्स है. अगर उस पर राइट हैंड हेलिक्स है तो आप राइट हैंड यूज़ करेंगे, और राइट हैंड को यूज़ करते हुए आपके जो राइट हैंड की फिंगर्स को है किसके डायरेक्शन में रखना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर के भी, गियर के. और जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट कंपोनेंट यानी कि एक्सियल कंपोनेंट शो करेगा. ठीक है. अगर आपका लेफ्ट हैंड हेलिक्स है ड्राइविंग गियर पे तो फिर आप लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर में रखेंगे, और फिर आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका एक्सियल कंपोनेंट देगा. ठीक है. जैसे ही आपको एक गियर पे एक्सियल कंपोनेंट की डायरेक्शन या थ्रस्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, जो भी उसके मैसिंग मतलब मैच कर रहा होगा, जो एंगेजमेंट में जो गियर होगा उस पे आप उसके ऑपोजिट मार्क कर देंगे, यानी कि जो भी इसका डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट में इस पे काम करेंगे. ठीक है. तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि किसको गियर लिया है, किसको ड्राइविंग गियर है कौन सा, तो इस पे राइट हैंड है. ठीक है. यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में है. ठीक है. उसके बाद में आप दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड है. ठीक है. नॉर्मल, उसके बाद में बीम स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गियर वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा उसके बाद में. ठीक है. तो इसको ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे. थैंक यू.